रुको, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं? MI/RI, या फिर MI/RI करके समेशन अपॉन में समेशन ऑफ MI, ये लिखते हैं। यानी कि इसको लिखते हैं अपन M1/R1 वैक्टोरियली, है ना, M2/R2, M3/R3 एंड सो ऑन, अपॉन में समेशन ऑफ ऑल द मासेस जो वहाँ पे सिस्टम में हैं, जितने भी मासेस हैं उन सब का सम। ये होता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। इस तरीके से हम पोजीशन को इवेल्युएट करते हैं सेंटर ऑफ मास के। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वो आ जाएगा MI/VI अपॉन में समेशन ऑफ MI। इसको कैसे खोलना आपको पता ही है, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन में समेशन ऑफ MI। ये बहुत ही शानदार और सॉलिड टर्म है। जैसे इसको थोड़ा सा अगर एलोबरेटली पढ़ लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा VC इनटू में समेशन ऑफ MI, और ये आ जाएगा समेशन ऑफ MI/VI, है ना, ऐसा आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ ऑल द मासेस को टोटल मास ऑफ द बॉडी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं मास ऑफ द बॉडी इनटू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये होगा MI/VI का समेशन। आई ऑब्वियसली 1 से लेकर n तक जा रहा है, आपको बताइए। आपको पता है कि आपने क्या लिख दिया है अपनी कॉपी में? बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेशन लिखा है ये। इसका क्या मतलब है? ये है मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ द एंटायर बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये लीनियर वेलोसिटीज हैं क्योंकि सारी, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोमेंटास ऑफ इंडिविजुअल मासेस, हो जाएगा समेशन ऑफ PI। वाह, ये रिजल्ट बहुत शानदार है बच्चों। ये है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M1V1 क्या है? पहले पार्टिकल का मोमेंटम इंडिविजुअली। M2V2 क्या है? दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम। M3V3 तीसरे पार्टिकल का। अब अगर आप सबको सम करते हो, उसकी जगह अगर आप केवल एक पार्टिकल का मोमेंटम लिख दो और पूरा मास, एक पार्टिकल की वेलोसिटी लिख दो जो सेंटर ऑफ मास है, और पूरा मास उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो इन सब के बदले में एक टर्म ही यही डेटा आपको दे देगा। ये बात बहुत शानदार है। जैसे आपको बाद में करते समय पता नहीं चलती, अब आप लिख तो देते हैं ये रिजल्ट। जैसे मान लीजिए कि एक रॉड है, एक रॉड को मैंने ऐसे घुमा के आगे फेंका, ऐसे ऐसे घूम भी रही है ये किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और V से इसका सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा है। या फिर कुछ भी डेटा है ऐसा जिसमें रॉड घूम रही है और इसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, वगैरह वगैरह, कुछ भी, रॉड की जगह कुछ भी और हो सकता है। तो देखो, आप इंडिविजुअली हर पार्टिकल का मोमेंटम लिखो, जो कि बहुत मुश्किल है लिखना, क्योंकि इसका होगा V प्लस आर ओमेगा, इसका होगा V प्लस इसका R इंटू ओमेगा, R यहां से सेंटर से ली गई दूरी है। हर पार्टिकल का मोमेंटम लिखना कितना मुश्किल है, क्योंकि हर पार्टिकल की क्या है? अलग अलग वेलोसिटी है इंडिविजुअली। हर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम लिखना हमारे लिए बहुत ही असंभव के पास हो रहा है। ये फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि आप कुछ मत करो, आप तो ऐसा लिख दो, मास ऑफ द बॉडी इनटू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपने इसका सबका मोमेंटम लिख दिया इसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। कि सभी इंडिविजुअल मोमेंटम्स का सम होता है सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द मोमेंटम्स ऑफ दोज इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये आपने लिखा है, दोबारा लिख दिया है मैंने इसको, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट अगेन देगा। ये चैप्टर, ये टॉपिक का जो आगे का रोटेशन का जो सार है वो यही छुपा हुआ है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। हमने ये लिखा है M इंटू में VC इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 एंड सो ऑन, इस टाइप से लिखा है। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालनी है तो टोटल मास का अपन डिवाइड कर देंगे। अब
मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे इसी स्टेप में। ये होता है अपॉन में ये रिजल्ट हमने लिखा हुआ है थोड़ी देर पहले। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो एक शानदार चीज आती है जो कि है एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि है m1a1 m2a2 m3a3 अपॉन में समेशन ऑफ ऑल द मासेस। अब देखना ध्यान से, अगर आप एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को समेशन ऑफ ऑल द मासेस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या है, m1a1 क्या चीज है, ये होगा पहला वाला पार्टिकल जो m1 मास का है उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स। मास इंटू एक्सिलरेशन क्या होता है, किसी चीज पर लगने वाला नेट फोर्स। तो ये है F1, दूसरा वाला है F2, तीसरा वाला है F3, F4, F5, F9 वटेवर ऐसा। और एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा यहां से, एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा फोर्सेस टिंग 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 अपॉन में टोटल मास। ये आपको किसी और पार्टिकल का एक्सिलरेशन नहीं देता, जबकि देता है सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन। इस बात को मैं एलोबरेट करूंगा और बहुत ही शानदार परिणाम है ये, इस चैप्टर का सोल है ये रिजल्ट। देखिए आपके पास है ना कोई सिनारियो, कोई सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 m4 m5 वटेवर, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं इसको ऐसा भी लिख देता हूं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स अपॉन में समेशन ऑफ ऑल द मासेस इज इक्वल्स टू एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और जो मॉडिफिकेशन लिखेंगे वो उसका रिजल्ट आप देखिए क्या आ रहा है। मान लेते हैं m1 पर एक एक्सटर्नल फोर्स F1 लग रहा है। एक्सटर्नल मतलब इस सिस्टम का कोई पार्टिकल वो फोर्स नहीं लगा रहा, कोई आदमी बाहर से इसके ऊपर F1 फोर्स लगाता है। m2 के ऊपर बाहर से कोई फोर्स F2 लग रहा है, लेट्स से ऐसे। m3 के ऊपर मान लो कुछ नहीं लग रहा बाहर से, m4 के ऊपर कुछ फोर्स F4 लग रहा है ऐसे, ठीक है ऐसे। ये F2 क्या है, वो फोर्स जो m2 पे लग रहा है, लेकिन इन सिस्टम, ये सिस्टम कौन है, m1 m2 m3 m4 f5 ये सब, वो F2 जो फोर्स है वो इस सिस्टम के अलावा कोई लगा रहा है, ठीक है ऐसा। इतनी बात क्लियर है, सुनना। मान लो m1 के ऊपर है ना, m1 के ऊपर एक फोर्स F12 बोल देता हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक फोर्स F12 लग रहा है। ये जो फोर्स F12 है ना बच्चों, ये m1 के ऊपर कौन लगा रहा है, m2 लेट्स से, सिर्फ m2, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, भर वाला भी नहीं, कौन लगा रहा है, m2। जैसे दो चार्ज पार्टिकल हैं q1 और q2, q1 के ऊपर इधर रिपल्शन का फोर्स लग रहा है और q2 के ऊपर इधर रिपल्शन का फोर्स लग रहा है। इस q2 के ऊपर इधर रिपल्शन का फोर्स कौन लगा रहा है, ये q1। जैसे ग्रेविटेशन में दो मासेस के ऊपर वो दोनों आपस में फोर्स लगाते हैं, वो इंटरनल फोर्सेस है उनके। इसी प्रकार m2 के ऊपर भी फिर m1 के ऊपर अगर m2 ने फोर्स लगाया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि m2 के ऊपर m1 ना लगाए, तो m1 भी इसके ऊपर F12 लगाएगा, F21 लगाएगा। अगर डायरेक्शन ये तो इक्वल एंड अपोजिट। अब मान लो m4 भी इसके ऊपर फोर्स लगाता, या कोई और दो पेयर ले लो, या फिर m4 के ऊपर ये फोर्स लगाता, m4 के ऊपर m1 लगाता तो m1 के ऊपर m4 भी लगाता, हाँ या ना। जो मैंने इस ब्लू से दिखाए हैं आपको फोर्सेस, अगर ध्यान से देखोगे और सिस्टम के ऊपर पूरे के ऊपर इन फोर्सेस का सम कर दोगे, जो ब्लू वाले हैं पूरे सिस्टम के लिए इनका सम कर दोगे तो कितना लिखोगे, 0। वजह कि m1 पर इधर लग रहा है, वही फोर्स m2 पर उधर लग रहा है, ये वजह होगी इसकी, यही बात है। तो देखो F1 क्या चीज था मुझे बताओ, F1 था फर्स्ट पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स, एक्सटर्नल नहीं, नेट फोर्स, नेट फोर्स था F1। और ये F12 और ये M4 भी कुछ लगा रहा था तो 1-4 कुछ वो लगा देगा ऐसा, M15 भी लगा देगा वगैरह वगैरह, सो ऑन सो फोर्थ। ये सारे फोर्सेस आएंगे 1 पर लगने वाले। 2 पर भी ऐसे ही, 2 पर कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जो सिस्टम के बाहर वाले लोग लगा रहे हैं जो कि मैंने F2 से शो किया है, और एक जो सिस्टम के अंदर वाले ही, कोई ये लगा रहा होगा कोई ये लगा रहा होगा वगैरह वगैरह वगैरह।
इस अकेले पर ये दोनों फोर्सेस प्रेजेंट है, ये, और कोई और लगाता तो वो भी। अब जब मैं इसको ऐसा लिखूं, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस एक्सप्रेशन को मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको बाद में इसके साथ साथ अपन चलते रहें, तो इसको मैं मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है। अगर मैं दोबारा ये लिखूं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो अभी अभी आपको ये क्या समझ में आया है कि F1 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। F1 जो एक बाहर से लग रहा है, फोर्स जो बाहर से लग रहा है, और एक इंटरनल लोग जो लगा रहे हैं, ऐसा फर्स्ट पार्टिकल पे नेट फोर्स लग रहा है, ऐसा ही दूसरे पे, ऐसा ही तीसरे पे। तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल प्लस समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जो इंटरनल विद इन द सिस्टम लग रहे हैं। यही तो इन सिस्टम पे फोर्सेस लग रहे हैं, पूरे सिस्टम पे। इन सबको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं आप। इस F1 क्या है? नेट फोर्स ऑन वन, विच इज फोर्स बाय सम आउटसाइडर और एक इनसाइडर वाला। हर एक को तोड़ के इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स में ऐसे लिख लिया, अपॉन में समेशन ऑफ मासेस। अब इस परिणाम में आप ये देखिए, इसका रिजल्ट आ रहा है 0, यानी कि बहुत ही क्लिनिकल बात यहां पे आप लिखने जा रहे हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है सिस्टम पर लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम अपॉन में मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम जो भी आपने लिया था। वाह, ये एक अद्भुत परिणाम है, इसको डाइजेस्ट कीजिए, अमेजिंग रिजल्ट है। इसमें वो फोर्सेस हो गए हैं जो सिस्टम के लोग सिस्टम पे लगा रहे थे। अब आप देखिएगा कि इस रिजल्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक बार एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स है जो सिस्टम पे लग रहा है। आप इंटरनल फोर्सेस भी जोड़े थे सिस्टम पे, लेकिन सिस्टम पे इंटरनल फोर्सेस का सम क्या हो गया? 0। सिस्टम में मान लो दो पार्टिकल्स हैं, बाहर से एक पे पहले वाले पर लग रहा है F1 और दूसरे वाले पे लग रहा है F2, ऐसा लग रहा है, और ये XX नाम का कोई फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? F1 और F2 ही लग रहा है ना। और अगर अगर आप सिर्फ वन पे फोर्स देखोगे, वन पे दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, कौन सा, एक्सटर्नल और इंटरनल भी, सिर्फ वन अगर आपका सिस्टम है ना। तो अगर आपको किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन बताना है, तो आपको केवल उस सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स देखना है, उस सिस्टम के जो लोग हैं वो उनका फोर्सेस नहीं देखना है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत ही शानदार बात है कि जैसे आपके पास एक रॉड है, एक फॉलिंग रॉड है, ध्यान से सुनना और हर एक चीज का ना तर्क कुतर्क करना, हर एक चीज को ना अपनी तरफ से समझने की कोशिश करना कि यार ये क्यों हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये क्यों हो रही है, कि यहाँ लग रहा है क्या, ये लो यहाँ लग रहा है क्या, यहाँ लग रहा है क्या, सब जगह लग रहा होगा ये मान लो आपके पास एक रॉड है, एक रॉड है आपके पास, और ये ग्राउंड में पड़ी हुई है, और यहां पर कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। देखो, हर एक पार्ट, ये रॉड जो है थोड़ी देर बाद में ऐसी हो जाएगी, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ऐसी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद में यहाँ आ जाएगी, ऐसे मतलब कि ऐसी होती जाएगी ये रॉड। हर एक पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री है ना, वो बाद में अपन निकालेंगे भी, हर एक पार्टिकल का जो मोशन है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि यार वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ चल रहा है, किसी अलग ही ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा है। एक पार्टिकल बहुत ही आसान ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा है, वो पार्टिकल कौन है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिलरेशन होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है एक्सटर्नल फोर्स का सम अपॉन में मास ऑफ द बॉडी जिसका सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन आप लिख रहे हो सिस्टम का। अब देखना मेरी बात कि इसके ऊपर, हालांकि इस पार्टिकल्स पे लग रहा है ये नॉर्मल फोर्स, और ग्रेविटी सभी पे लग रहा है, सभी पे अपना अपना, डीएमजी 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 डीएमजी, ये दोनों ही एक्सटर्नल फोर्स हैं। किसके लिए? अगर ये सिस्टम, ये रॉड है तो रॉड अगर सिस्टम है तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं? नॉर्मल जो बाहर से लग रहा है, और ग्रेविटी, दोनों वर्टिकल हैं, एन एंड एम जी आर वर्टिकल, और इनिशियल वेलोसिटीज का क्या है? 0।
और दोनों फोर्सेस में से कोई भी जीतेगा, आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट, आएगा कि नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर केवल वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट आना है तो यानी कि सेंटर ऑफ मास की एक ही ट्रेजेक्टरी पॉसिबल होगी यहां पे, वो कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन। अगर आप यहां पे सेंटर ऑफ मास को इंक कर दो और बाकी सभी जगह रॉड में अंधेरा कर दो और ये रॉड गिरने के लिए छोड़ दो आप, तो आपको ये सेंटर ऑफ मास बिल्कुल कतई स्ट्रेट लाइन में आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अन्य सभी पार्टिकल ऐसा नहीं कर रहे। हमने ये कैसे बताया कि ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे दो ही लग रहे हैं और दोनों ही वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐसे कोई ऑब्लिक डायरेक्शन नहीं लग रहे। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो स्ट्रेट लाइन में एक्ट करेगा। और किसी भी समय mg का जो फोर्स है और माइनस नॉर्मल का जो फोर्स है वो होगा मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं और ये दोनों ही वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास अनिवार्य रूप से ये दोनों का डायरेक्शन अगर माइनस जे कैप या जे कैप या कुछ भी आता है तो उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप इस लॉ को ध्यान से देखो तो। सेंटर ऑफ मास किधर चलेगा, स्ट्रेट लाइन में। हालांकि द एंटायर रॉड इज हैविंग ए कॉम्प्लेक्स मोशन। आप तो कहते हो सर रॉड तो ऐसे गिरती है, सर ऐसे गिरती है, सर ऐसे तो नहीं गिरती। मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे गिर जाएगी। सेंटर ऑफ मास जहां है उसके ठीक नीचे गिर जाएगा लास्ट में ऐसे। अरे क्लियर है आपको, सेंटर ऑफ मास उसके ठीक आगे क्यों गिरी। अब देखना आपको, अगर लॉजिक डेवलप होता है ना कि अगर ये रोड आगे गिरती है सर ऐसे, ऐसे नहीं सर ये रोड तो फिर थोड़ी देर बाद में ऐसे गिर जाती है सर, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ गिर जाता है सर। ये रोड थोड़ी सी, अभी हमने कैसे गिराई है, ऐसी थी, अभी हमने इसका सेंटर ऑफ मास यहीं गिरा दिया, यहां से यहां गिरा दिया है ना। और रियलिटी हम देखते हैं तो रोड, कोई भी रोड थोड़ी सी आगे ही सरक के गिरती है ना। अरे हाँ कि नहीं, उसका सेंटर मास थोड़ा आगे ही पहुंच जाता है ना। ये जैसे रोड है, इसका सेंटर मास कहाँ है, यहाँ है, तो गिरने देंगे। तो अगर ये हिंज यहाँ भी है भी नहीं तो भी यहाँ पर लगभग कोई बहुत आगे गिर गया होगा। सेंटर ऑफ मास आगे क्यों चला, इसको आप दिमाग में सोचिए क्यों चला। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कहीं लगा होगा और वो फ्रिक्शन कहाँ लगा होगा, फिर आगे। क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ लग रहा है, कहाँ चल रहा है, आगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन एक रियलिस्टिक जहां पे हमारी लाइफ में फ्रिक्शन है वो वाला केस लेते हैं। तो ये रॉड ऐसे गिर जाएगी कुछ, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो ये यहाँ गिरता अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। अभी सेंटर ऑफ मास कुछ कुछ यहाँ ऐसे, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ गिर जाएगा। लेट से लास्ट में रॉड जो है वो ये इसी चित्र के एकदम नीचे बना देता हूँ मैं, कुछ कुछ यहाँ गिर गई ऐसे, यानी सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आ गया, यहाँ ऐसे 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 आगे सरक गई रोड। आगे क्यों गई होगी, क्योंकि आगे की तरफ कोई फोर्स लगा होगा। वो फोर्स कौन है, फ्रिक्शन। यानी आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगा होगा, आगे। वो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे रोड है तो इस पॉइंट की स्लाइडिंग टेंडेंसी का है पीछे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो चीज वहीं चलती है जहां पे उसका एक्सटर्नल फोर्स हो। चीज का मतलब कौन सा, अगर आप सारा फोर्स लिख देते हो सिस्टम पे, सारा आउटसाइड फोर्स लिख देते हो, अपोन में मास डाल देते हो, तो ये आपको किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे देगा क्या, किसी का भी नहीं। ये उस पूरी बॉडी में एक ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन देगा आपको। अब बाद में आपने अपनी जगह पे प्योर रोलिंग वगैरह पढ़ के आए भी हो, ये कोई चीज़ है गोल, आप इसके ऊपर एफ फोर्स लगाते हो ऐसे आगे, पीछे लगता है फ्रिक्शन। तो ये दोनों फोर्स तो यार, इसको एफ को भी मैं थोड़ा ऊपर लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ ऐसे। ये दोनों फोर्सेस ही सेंटर ऑफ मास पे नहीं लग रहे यार, लेकिन आप क्या लिखते हो, एफ माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए सी। वाई, बिकॉज दीज आर द टू फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये दो फोर्सेज हैं बाहर से, और ये आपको किसी और पार्टिकल का इसका 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 एक्सेलरेशन प्रेडिक्ट नहीं करते, जबकि केवल एक ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन प्रेडिक्ट कर पाते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, वो पार्टिकल कौन है, सेंटर ऑफ मास। हो सकता है इंडिविजुअल पार्टिकल, मान लो किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो क्या इंडिविजुअल पार्टिकल एक्सेलरेट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। जैसे दो चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू, या आप ले लो दो मासेस M1 M2 या MM, ठीक, ये दोनों का सेंटर मास कहीं होगा, MM का तो बिल्कुल बीच में होगा। इनको आप छोड़ दोगे तो ये दोनों एक्सेलरेट होंगे अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जिस वेलोसिटी से पहले चल रहा था, और पहले नहीं चल रहा था तो बाद में भी वो नहीं हिलेगा यहां से। यानी अगर इन दोनों को मीट करना है तो ये कहां मीट करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे।
मैं इसको मैथमेटिकली भी सिद्ध कर देता हूँ, ठीक है। आइए अपन इसका मैथमेटिकल प्रारूप देख। आपको ये बात समझ में आई? देखो एक एक चीज बताता हूँ आपको बहुत जबरदस्त सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पर एक मास पड़ा हुआ है m, ये कैपिटल M है, ठीक है, और फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ मान लेते हैं और बाकी जगह फ्रिक्शन को जीरो अज्यूम कर लेते हैं। बाकी जगह मतलब यहाँ फ्रिक्शन को जीरो अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ म्याऊ जीरो है और यहाँ म्याऊ है, म्यू है नॉन जीरो, यानी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी फिक्स है, ये फिक्स है। या फिर आप यहाँ भी जीरो ही कर लो, अनफिक्स कर लो सब कुछ, ठीक है, आपकी इच्छा है। वैसे जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स से ये या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये पीछे चलेगा और ये आगे चलेगा और वगैरह वगैरह, सो ऑन सो फोर्थ। देखो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है N, एक फोर्स लग रहा है mg वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम पे। एक बाहर से लगने वाले फोर्सेस बता रहा हूं मैं। एक फोर्स लग रहा है कैपिटल mg, ये लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए मैंने फ्रिक्शन को नहीं लिखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल में लगता है इसके ऊपर, है ना। एक नॉर्मल यहां से भी लग रहा है, वो इसके ऊपर लग रहा है, तो उस ऊपर वाले पे भी लग रहा है, तो वो इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल वर्टिकल फोर्सेस दिखा रहा हूं मैं। सही बात है, एक्सटर्नल फोर्सेस दिखा रहा हूं। एक्सटर्नल फोर्सेस यही है, वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल, है ही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम पर यही है ना। अगर आपको बताना हो कि mg प्लस n, या फिर इनमें से कौन सा बड़ा फोर्स है, जैसे दो फोर्सेस ये लग रहे हैं mg, ये n से बड़े हैं या n इनसे बड़ा है या दोनों बराबर हैं, या हम इस बात को देख के यहां पर इसका निर्णय नहीं कर सकते? क्या बता सकते हो आप? फर्स्ट, पहला रिजल्ट इसका ट्रू होगा। इसकी वजह यह है क्योंकि इस मास के आगे या पीछे होने से इसका सेंटर ऑफ मास तो वर्टिकल में कहीं मूव नहीं हुआ, इसका नीचे आ गया, ये मास खुद ही नीचे आ गया। अगर ये मास नीचे आ गया तो ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किधर एक्सिलरेट हो रहा है? नीचे, यानी एक्सटर्नल फोर्स नीचे का डोमिनेंट होना चाहिए। अरे हाँ कि नहीं? इजिकल्स टू, आप इजिकल्स टू भी लिख सकते हो इन दोनों को घटा के, m इंटू ACM वाई डायरेक्शन का। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नीचे का डोमिनेंट है, ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। दो योद्धाओं में से एक भारी योद्धा इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, किधर चल रहा है, कौन कौन किधर चल रहा है, तो आपको ये देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स उसी तरफ होगा जिस तरफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, अगर पार्टिकल्स पहले से रेस्ट में है तो, यानी जिस तरफ एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसी तरफ नेट एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पे। क्लियर है? चलना वलना अलग बात है, एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जिस तरफ है उसी तरफ एक्सिलरेशन की तरफ ही होगा नेट फोर्स एक्सटर्नल, वही विजेता होगा। तो इसमें कौन सा ज्यादा होगा? क्योंकि नीचे की तरफ सेंटर ऑफ मास एक्सिलेट हो रहा है, तो नीचे के फोर्सेस ऊपर के फोर्सेस को क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे। ये हम बहुत आसानी से सेंटर ऑफ मास से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। एक एग्जांपल मैं अपनी उस बात को सत्यापित करने के लिए दे देता हूं कि ये सेंटर ऑफ मास पे मीट करेंगे। मान लो कि एक पार्टिकल है m1 मास का, ठीक है, एक अभ्यास करते हैं, एक सरल था। एक दूसरा पार्टिकल है m2 मास का, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से d, ठीक है। अब मान लो ये दोनों सिर्फ इंटरनल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में मूव हो रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर F फोर्स लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है? m2। इसके ऊपर F1 फोर्स, इसके ऊपर भी F फोर्स लग रहा है इधर, और ये कौन लगा रहा है? m1, लेट्स से। तो दोनों फोर्सेस का वैल्यू क्या है? F। m1 लगा रहा है एक के ऊपर और एक के ऊपर लगा रहा है m2, और कितना फोर्स लग रहा है? F। ठीक है, यानी एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम पर? 0। और पहले से सेंटर ऑफ मास का इन दोनों पार्टिकल रेस्ट पे हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। m1 v1 प्लस m2 v2, v1 भी 0
और V2 भी 0, तो सेंटर ऑफ मास भी किस पर होगा? 0 पर, रेस्ट पे हो। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों पर तो फोर्स लग रहे हैं, यानी ये दोनों अपनी पोजीशन को बदलेंगे। यानी दो इंडिविजुअल पार्टिकल जिनसे सिस्टम बना हुआ था, सेंटर ऑफ मास के रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों रेस्ट पे रहेंगे, वो दोनों तो चल रहे हैं, क्योंकि दोनों पर क्या लग रहे हैं? फोर्सेस लग रहे हैं। अगर दोनों चल रहे हैं तो वो कहां मीट करेंगे, ऐसा हमें गेस करना है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी में कई बार बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके मॉड्यूल्स में है, वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे मीट करेंगे। इसकी वजह क्या है कि इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी शुरू में 0 है और एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलता है, तो एक्सेलरेशन नहीं होने की वजह से वेलोसिटी नहीं बदलेगी, यानी वेलोसिटी 0 रहेगी, यानी जहां है वहीं रहेगा। यानी जहां पर भी सेंटर ऑफ मास है, अगर ये दोनों मास वहीं कंबाइन हो जाएं तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। मान लेते हैं आफ्टर टी टाइम m1 m2 मीट करते हैं, आफ्टर टी टाइम m1 m2 मीट्स आफ्टर टाइम टी समय के बाद ये मीट कर जाते हैं, ठीक है। तो पहला वाला m1 चल जाएगा x और दूसरा वाला m2 चल जाएगा कुछ d माइनस एक्स, यही होगा। पहला x चल जाएगा, दूसरा d माइनस एक्स चल जाएगा। तो x कितना होगा? हाफ, पहले वेलोसिटी 0 है, a टी स्क्वायर, a क्या होगा? f बाय m1 इंटू में टी स्क्वायर। डन। दूसरा चलेगा d माइनस एक्स, हाफ f बाय m2, क्योंकि उस पर भी f फोर्स लग रहा है और उसका मास क्या है? m2, वो इतना चलेगा। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। इसको डिवाइड करते हैं तो हमको x मिल जाएगा, टी स्क्वायर वर्ड हट जाएगा दोनों तरफ से, सही है ना। x अपॉन डी माइनस एक्स इजिकल्स टू हाफ, और f कट जाएगा, टी स्क्वायर कट जाएगा, m2 बाय m1 आ जाएगा, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? m1x, x कौन सा पार्टिकल चला था? m1 इजिकल्स टू m2 इंटू में d माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा? m1 और ये प्लस m2 इंटू एक्स इजिकल्स टू m2d, तो x क्या आ जाएगा? m2d अपॉन में m1 प्लस m2। ये कौन सी लोकेशन है? सेंटर ऑफ मास, यानी m1 इतना चला है, यानी m1 कहां जाके रुका होगा? अपने से, इससे सेंटर ऑफ मास कहां दूरी पर है? इस दूरी पर ही तो है, अपने से x दूरी पर जाके इसके भिड़ गया होगा, यानी दोनों यहीं आ गए होंगे, सेंटर ऑफ मास भी यहीं है। यानी कि इसको किसी भी टाइम t पर देखोगे ना, अगर सेंटर ऑफ मास को रिकॉर्ड करना चाहोगे किसी भी टाइम t पर, तो वो आपको वहीं मिलेगा। मैंने तो आपको वो पोजीशन बताई है जहां पर ये लास्ट में मीट करेंगे t टाइम बाद में। तो इससे हम क्या सीखे? इससे हम सीखे कि इंडिविजुअल पार्टिकल फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम बदल रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल एक्सिलरेटेड भी हैं, जिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास आपने कंसीडर कर रखा है। लेकिन अगर वही दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं और तीसरा फोर्स कोई सा भी नहीं लग रहा, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास अनएक्सिलरेटेड रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, कुछ प्रश्न हल करने के लिए जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं अगर आप ये बात नहीं जानते। तो हम लिख सकते हैं कि ए कॉम बराबर एफ एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल, अपॉन में समेशन ऑफ मासेस, और इफ, ये बहुत बड़ी लाइन लिख रहे हैं आप, इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, अगर फोर्स अनुपस्थित है बाहर से, तो ए कॉम 0 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी, 0 नहीं रहेगी, 0 मत रट लेना। अगर 0 थी तो 0 रहेगी, इन सवालों में 0 थी शुरू में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, अगर 0 थी शुरू में वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास अनमूव्ड रहेगा, ठीक है। जैसे कुछ पेट एग्जांपल्स ले लेते हैं जो आपको यहां पे इस
कॉन्टेक्स्ट में कराए जाते हैं, उनके रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। और जिस तरीके से मैं बोलूँ, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि भाई सर हम क्यों याद करें, आप तो याद करने से मना करते हो। ये जो रिजल्ट्स हैं ये बहुत ही खतरनाक रिजल्ट्स हैं बच्चों, और आपको याद रहेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्टली कर सकते हो। ठीक है, अभी कुछ बहुत ही साधारण से रिजल्ट अपन डिराइव करेंगे यहाँ पे। जैसे ये एक प्लैंक है, ठीक है, और यहां पे फ्रिक्शन है 0। ठीक, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। यहां पर एक व्यक्ति है और इस प्लैंक का लेंथ है L। इस प्लैंक का लेंथ है L, और आदमी का मास है m1 और प्लैंक का मास है m2। ऐसा है, ठीक है। आपसे जनरली वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आदमी जब प्लैंक के उस किनारे पे चला जाएगा तो प्लैंक कितना चला जाएगा आगे पीछे, जो भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या देखना है वो देखते हैं, क्योंकि प्लैंक के रिस्पेक्ट में तो एल चला ही गया ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछना बचेगा ना जिंदगी में। प्लैंक के रिलेटिव तो एल चला है ना वो, है ना। या फिर कहीं एक्स पे भी बीच में भी छोड़ सकते हैं। बीच में छोड़ेंगे तो क्या करेंगे तब देख लेते हैं, पर रिजल्ट डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी सिचुएशन ये है कि मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, ठीक है। ये प्रश्न है हमारे लिए इस टाइम, ठीक है। तो अब देखते हैं। देखना, अब कुछ बातें यहां पे तय कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि क्या यहां पे फ्रिक्शन है, क्या यहां पे फ्रिक्शन है। अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता तो आदमी चल नहीं पाता। आदमी के ऊपर फ्रिक्शन को फोर्स लगाना पड़ेगा। आदमी जब पीछे चलेगा तो आगे, फिर आगे वाला पैर पे लगता है पीछे उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि आगे चला जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो मतलब आदमी जब इसको ऐसे पुश करेगा तो फ्रिक्शन इसको आगे की तरफ पुश करना चाहिए, यानी फ्रिक्शन का फोर्स आदमी पे आगे लगना चाहिए और प्लैंक के ऊपर पीछे लगना चाहिए। क्योंकि प्लैंक हिलेगा ही क्यों, अगर उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तो कोई फोर्स तो लगना चाहिए, और प्लैंक पीछे ही हिलेगा तो पीछे फ्रिक्शन का फोर्स है। यानी यहां पे म्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सब जगह का म्यू 0 मत रट लेना, ठीक। अब यहां पर म्यू हमारे को सवाल करना है, और आदमी प्लस प्लैंक को एक सिस्टम लेना है, तो वहां पे फ्रिक्शन 0 होना चाहिए नेट फोर्स 0 होने के लिए। क्यों? क्योंकि वरना वो फोर्स एक्सटर्नल हो जाएगा, तो हम वो नहीं कर पाएंगे कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी 0, क्योंकि वी हैव एन एक्सटर्नल फोर्स नाउ। यानी यहां पे फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? 0। तो अगर यहां से फ्रिक्शन जनरेट होता तो वो इस सिस्टम के बाहर से होता कि इसी सिस्टम में से? इस सिस्टम के बाहर से होता। ये सिस्टम कौन है? आदमी और प्लैंक, ये दो लोग सिस्टम है। इस सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स जनरेट होगा तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कहला जाएगा, और हम ऐसी कंडीशंस चाहते हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ना हो। एटलीस्ट एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है सिस्टम पे। तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जहां भी इनका आएगा, जैसे m1 यहीं पे पड़ा है और m2 कहीं यहां पे पड़ा है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आएगा तो वहीं रहेगा वो। ऐसा होने के लिए अगर आदमी आगे चला जाएगा तो सेंटर ऑफ मास तो आगे चला जाएगा, तो प्लैंक को भी हिलना पड़ेगा। तो प्लैंक किधर हिले? पीछे। ये बात तय है, ऑब्वियस हो जानी चाहिए आपके लिए। अगर आप पीछे की तरफ नहीं मानते उसको, तो फिर आप माइनस का निशान, प्लस का निशान, इसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप वहां पे वेक्टर लिखिए, वेक्टर का निशान लगाइए। इसका जैसे
मुझे नहीं पता भाई कि गोली किधर जा रही है और बंदूक किधर जा रही है। मैं कह रहा हूं कि बंदूक का में से गोली फेंकी तो v1 वेलोसिटी से गोली निकली, m1 गोली का मास था, m2 बंदूक का मास था और v2 बंदूक की वेलोसिटी होगी और मुझे पता नहीं आगे आगे पीछे। तो मोमेंटम शुरू में 0 था, ऐसे पकड़ रखी थी, जैसे ही दबाया ट्रिगर तो एक के ऊपर दूसरे ने फोर्स लगाया है, बस मोमेंटम आपस में कंजर्व रहेगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2 कर दो आप तो, और मोमेंटम कर दो 0। तो अपने आप ही जो v2 है वो आपको मिल जाएगा कि v1 के अपोजिट है वेक्टर के निशान से। या तो आप इसको अप्लाई करो या फिर पहले से ही जान लो आप किस डायरेक्शन में है, आपकी मर्जी होती है। मैं पहले से ही जानने वाला रिजल्ट यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, वही आपको याद भी रखना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास सुनिए, सेंटर ऑफ मास होता है एक्स कोऑर्डिनेट उसका m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है। इसका डेरिवेटिव आप टाइम के साथ ले लो या फिर डेल्टा एक्स कर लो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी। अरे मेरी बात ध्यान से सुन के मेरे को ये बताओ कि ये x1 कहां से पोजीशन है, किसी रेफरेंस फ्रेम से। m1 की जो पोजीशन है x1 वो किसी फ्रेम से, जनरली वो ग्राउंड फ्रेम होता है। एक्सप्रेशन को आप कहीं से भी लिख सकते हो, किसी भी फ्रेम से आप इंडिपेंडेंट हो। तो ये ग्राउंड से अगर लिखी हुई है पोजीशन तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हु, सेंटर ऑफ मास, m1 डेल्टा x1। ये क्या है, m1 मास का डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत बढ़िया। ये क्या है, m2 मास का डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताओ कि इस सिस्टम पर सेंटर ऑफ मास पर एक्सटर्नल फोर्स है 0, मतलब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है 0, सेंटर ऑफ मास पे नहीं। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की थी इनिशियली 0, तो फाइनली भी क्या रहेगी वो 0, यानी अनमूव्ड रहेगा। यानी डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0, यानी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा 0। बस आप यहां पे ये रख दो, इसको 0 रख दो। 0 इज इक्वल्स टू m1। व्हाट इज m1, m1 इज m1 x1। ध्यान से सुनना, x1 है इस बंदे का ग्राउंड के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जब यहां पहुंच जाए। तो प्लैंक भी कुछ x2 पीछे जा रहा है, प्लैंक भी यार कुछ x2 पीछे जा रहा है, और वो प्लैंक के रिलेटिव l आगे जा रहा है। जैसे कोई आदमी यहां से यहां आ जाए और ग्राउंड वाला देखता रहे तो उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होगा इसका l। लेकिन ये पीछे सरक जाए और ये l आगे चला जाए तो l तो वो इधर चला है और x वो पीछे चला गया है, तो आगे की तरफ होगा इसका l माइनस एक्स। ठीक है, l माइनस एक्स। तो l माइनस एक्स इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आई कैप में। x कौन सा, 2। बताओ, अगर x2 ज्यादा हो तो माइनस आई कैप में हो जाएगा नेट। अरे हाँ कि नहीं, अरे सही कह रहा हूं। प्लस प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हम पहले ही लिख चुके, माइनस एक्स। माइनस का निशान में लगा चुका हूं, ध्यान रखना। मैं मतलब ये कह चुका हूं कि ब्लैंक पीछे जा रहा है तो x अब पॉजिटिव आएगा हमारा, x2। अपॉन में m1 प्लस m2। आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, l माइनस x2, और प्लैंक का कितना है माइनस x2। आदमी का कितना है x1, x1 कितना है l माइनस x2। आदमी कितना आगे सरका, l माइनस x2। ये 0 में वैनिश हो जाएगा टर्म, ये क्या आ जाएगा
m1 l माइनस x2 इज इक्वल्स टू m2 x2। x2 यहां से क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू x2 क्या आ जाएगा, m1l ये आ जाएगा। इसको लिख लो। देखो इधर, अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, कि ये जो आदमी है, ये कितना चला होगा आगे, l माइनस एक्स। एल माइनस एक्स को कैलकुलेट करोगे ना आप, उसी एक्सप्रेशन में कर लेना, तो वो आ जाएगा m1 इंटू एल। ये फर्स्ट का था ना, तो m2 इंटू एल अपॉन में m1 प्लस m2। और x क्या आया था आपके पास, m1l। x क्या था, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट, x2 लिख लो चाहे, ठीक है। दो पार्टिकल्स के लिए इसको मैं आपको याद कराऊंगा, और रोटेशन में भी आपके बहुत काम आएगा, बहुत काम। जब ऐसे कोई डिस्क पे आदमी खड़ा हो और वो थीटा एंगल रोटेट हो जाए तो डिस्क कितना हो जाएगी वगैरह वगैरह। ऐसा देखो, इसको मैं x1 भी लिख सकता हूँ, ठीक। देखो मेरी बात सुनो, x2 क्या है जो हमने आंसर निकाला है अभी भी, हम जानना चाह रहे हैं प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट। तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट होगा पहले वाले का मास मैग्नीट्यूड में, पीछे होगा वो अलग बात है, वो वेक्टर हमने लगाया नहीं, वरना ये माइनस का आ जाता अपने आप। किसका मास, दूसरे वाले का मास 1 है, तो यहां पे 2 है, तो यहां पे 1 इनटू में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इनटू में क्या, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है अपॉन में टोटल मास। ध्यान से सुनना, जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसका प्लैंक का, तो दूसरे का मास, और मान लो आपसे ये कहता कि एक्स ही चला है, यहां तक ही चला है बस, फिर रुक गया, वहां तक जाना जरूरी नहीं है भाई, तो क्या लिखोगे, रिलेटिव, रिलेटिव किसके, इसके रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव ये कितने चले हैं अमाउंट में, अपॉन में टोटल मास, ये हो जाएगा 2 का x2 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड, मैग्नीट्यूड में। मेरी बात क्लियर है आपको, मेरी बात क्लियर है ढंग से। जैसे x रिलेटिव में ये भी आ सकता है ऐसे, यहां तक, यहां तक भी रुक सकता है ना वो जाके। अब जैसे एच सी वर्मा फेमस मंकी प्रॉब्लम है, जैसे अब आप एक चीज बताओ, जैसे कि एक बलून है, ठीक है, एक बलून है और उसके यहाँ पे एक मंकी लटका हुआ है, ठीक है, ये बलून है, यही स्पेलिंग होती है क्या, और ये है मॉनकी। अगर ये मॉनकी है और वो बलून है, तो मान लो ये इसकी कुछ भी लेंथ ले लो यार, मतलब ये कुछ भी एल लेंथ ले लेते हैं आप, एल, ठीक है। आपको आप पूछा जाए कि मंकी, अगर ये बलून हवा में लटका हुआ है, बस ऐसे ही है ना, अगर मंकी बलून के इस सिरे से इस सिरे पर पहुंच जाता है तो बलून कितना नीचे आ जाएगा। पहली बात तो क्या सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, क्या ग्रेविटी का, बिल्कुल लग रहा है। अगर वो लग रहा होता तो बलून तो भड़म से नीचे आ जाता, मंकी तय उड़ ही नहीं पाता बलून के साथ। अगर बलून और मंकी हवा में एक जगह पे ही है, जब मंकी यहाँ था तो बॉयंट फोर्स और सब कुछ इसको क्या कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है, और ये स्टेशनरी है। कौन है स्टेशनरी, बलून प्लस मंकी का सिस्टम, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा जीरो। डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है, एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम है जिसमें चीज मूव भी नहीं हो रही हो, तो ये स्टेशनरी है। अब मंकी अगर ऊपर चढ़ना चालू करेगा
तो मंकी किस फोर्स की वजह से ऊपर जाएगा? फ्रिक्शन की वजह से। लोग उसको टेंशन भी कह देते हैं, तो आप टेंशन बोल दो चाहे। फ्रिक्शन की वजह से हाथ और इसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा ना। फ्रिक्शन की वजह से क्या, फ्रिक्शन मंकी पे कहां लग रहा है? ऊपर, क्योंकि मंकी का ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, तो उसको प्रिवेंट कौन कर रहा है नीचे गिरने से? फ्रिक्शन कर रहा होगा। अरे हाँ कि नहीं? तो ऊपर चढ़ना है इसको, तो फ्रिक्शन को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इसको। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस दीवार के ऊपर अगर किसी जानवर को चढ़ना होता है तो वो इसको प्रेस करता हो ज्यादा। मेरी बात समझ रहे हो? तो मंकी को ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, इस बलून पे नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। एफ एक्सटर्नल जो लग रहा है नेट, वो लग रहा है आपका 0। तो आपको पूछा जाए बलून कितना नीचे आया, तो मंकी का मास मैं कैपिटल एम मान लेता हूं, बलून का स्मॉल एम। तो बलून का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो क्या करेंगे? मंकी का मास इनटू रिलेटिव अपॉन में समेशन ऑफ मासेस, जो कि m प्लस m है। ऐसा ये आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून हो जाएगा ये। एक दो और सवाल कर लेते हैं आसान आसान से, ठीक है? एक दो और कर लेते हैं। क्योंकि बलून के रिलेटिव ये एल ही चला है ना, ग्राउंड के रिलेटिव तो एल चला नहीं, बलून भी नीचे आ गया है। रिलेटिव वाला लिखते हैं वहां पे, ठीक है? डन। अब जैसे नेक्स्ट एक एक बात ये भी सुन लो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है ना, तो वेलोसिटी एक्स में सेंटर ऑफ मास की क्या रहेगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट सॉरी, अगर फोर्स 0 है ना, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी शुरू में है ही नहीं, जैसे इन सवालों में नहीं थी, तो बाद में भी नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। जो है वही रहेगी, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, लेकिन किस में? एक्स में, ठीक है? इस पर एक अभ्यास करते हैं, आइए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लैंक है, और अन्य किसी भी विधि से इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत मुश्किल है बच्चों, बहुत मुश्किल। ये स्मॉल एम मास है, ये कैपिटल एम मास है, और कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन इज नोवेयर, म्यू जीरो एवरीवेयर। आपको बताना है ये लेंथ है एल, जब ये डिब्बा एल लेंथ चल देगा ऐसे इधर नीचे नीचे आ जाएगा, तो प्लैंक कितना चल चुका होगा? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज व्हेन ब्लॉक हिट्स द ग्राउंड। और ये एंगल एल के साथ वाला एंगल है थीटा। देखो, इसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं है, किस पर? इस पर नहीं है क्या एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में? इस पर है। कौन सा? नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट, ठीक है? एन कॉस ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो एन साइन थीटा। तो इस नीचे वाले पर भी है एन साइन थीटा ऑब्वियसली, लेकिन इन दोनों को अगर कंबाइंडली एक सिस्टम लेंगे, तो एफ एक्सटर्नल जो है वो एक्स डायरेक्शन में तो कम से कम सिस्टम पर नहीं है, वाई डायरेक्शन में है, इसलिए सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो गया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक्स डायरेक्शन में पक्का नहीं है, कतई नहीं। एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं है, एब्सेंट है। और अगर इसको रेस्ट से छोड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में वही रहना चाहिए। वही वो अब इतनी बार जो फॉर्मूला हमने रटा है, जिसमें सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करता, वो वाला लगा देंगे, फोर्स लगा सकते हैं। सेंटर ऑफ मास मूव तभी करेगा जब वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी अगर पहले से नहीं है तो बाद में भी नहीं आ सकती। तो यहां पे देखिए, एज एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन इज 0, तो किसका बताना था? वेज का बताना था। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑब्वियसली माइनस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो होगा मास
का वैल्यू इनटू में डिस्प्लेसमेंट, जो एक्स डायरेक्शन में हुआ है केवल वही लिखिएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। एल नहीं हुआ है रिलेटिव, एक्स ऑब्वियसली रिलेटिव तो एल ही हुआ है, एक्स डायरेक्शन में एल नहीं हुआ है। एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ है, ये वाला एल का कौन सा कंपोनेंट, एल कॉस थीटा अपॉन में एम प्लस। एक अंतिम सवाल कर दीजिए इस पे, और इस सवाल के साथ ही आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे इस बारे में, डिस्प्लेसमेंट वाले के बारे में। एक दो और कर लेते हैं, जिसमें से ये टेक्निकली अंतिम है, बाकी एक कराए हुए में से आपकी प्रैक्टिस के लिए कराया हुआ जैसा दे दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पसंदीदा है मेरा खुद की तरफ से, और ठीक ठाक सवाल की कैटेगरी में ये सवाल है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बीड है, ठीक है, ये मोती इसके अंदर है ये, और फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, म्यू जीरो है यहाँ पे, ठीक है। एक कुछ ऐसी बॉल है, उसके अंदर एक बीड है, बीड बना देता हूँ, ये बीड है, ठीक है, इसके अंदर एक बीड है। अब यहाँ पे दूसरे कलर से शो कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे, और बीड का मास है m1 या फिर m ले लेता हूँ मैं, m इसका मास है m, ठीक है। एक 2m मास का कोई पार्टिकल है, कितने मास का, 2m मास का कोई पार्टिकल है, ठीक है। और ये ऐसे एकदम, और लेट से ये लेंथ जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ है l, ये बीच में क्या है, ग्रीन वाली रस्सी, और वो जो ये व्हाइट वाला है ये है दूसरा मास 2m मास, और बीड का खुद का मास m। इसको यहाँ पे स्टेशनरी रखा हुआ है, और अब हमने इसको रिलीज कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो छोड़ने के बाद ये ऐसे जाएगा, तो बीड भी आगे आएगा, क्योंकि कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, मूवेबल है आराम से। तो आपको बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीड व्हेन मास 2m makes an angle theta with the horizontal। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अपन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर आ जाएगा ये पार्टिकल, ये भी आगे खिसकेगा ना, इसको मैंने शो नहीं किया है बात को, मतलब यहीं से ही बना दिया है। वैसे टेक्निकली क्या होना चाहिए, टेक्निकली अगर इसका डायग्राम अपन बनाना चाहें, तो ये जो लाइन थी, ये बीड भी इसका थोड़ा सा आगे सरक जाएगा, और ये यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में एंगल थीटा बना रहा होगा स्ट्रिंग, ठीक है। यही बात कंडीशन दी थी, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा हो तो 2m मास ये l है। देखो शॉर्ट ट्रिक यूज करने की कोशिश करते हैं कि इसका मास m है और इसका मास 2m है। इसके ऊपर अगर आप फोर्सेस लिखने की कोशिश करेंगे तो फोर्सेस आएंगे टेंशन T, और इसके ऊपर भी आएगा T, T का ये कंपोनेंट इसके ऊपर आएगा, और उतना का उतना कंपोनेंट इसके ऊपर भी आ जाएगा, यानी T cos थीटा जो फोर्स है वो दोनों पे लग रहा है फिर, यानी सिस्टम पर फ्रिक्शन लग नहीं रहा है। तो x डायरेक्शन में सिस्टम पर, x डायरेक्शन में है 0, और रेस्ट से छोड़ा था, तो इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, x डायरेक्शन में सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। हालांकि दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास होना चाहिए 0। तो आपको किसका निकालने दिया था मैंने, बीड का, तो दूसरे का मास अपॉन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट।
रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखो, इन दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस थी L, और अब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इनकी डिस्टेंस है L cos थीटा। एक दूसरे के रिलेटिव चल गए होंगे ये L इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये बात समझ में आती है क्या? देखो, पहले दो चीजों के बीच में x दूरी है, बाद में दूरी हो गई x/3, तो वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव कितनी चल गई होगी? 2x/3। पहले 20 मीटर दूर थी दो चीजें यार, अब वो 5 ही मीटर दूर बची हैं, तो वो एक दूसरे के रिलेटिव कितनी चल गई होंगी? पहले वाला माइनस बाद वाला इतनी चल गई होंगी। पहले कितनी थी? L थी x डायरेक्शन में, और अभी कितनी है? L cos थीटा x डायरेक्शन में, तो कितनी चल गए होंगे? ये L इंटू 1 माइनस cos थीटा चल गए होंगे, अपॉन में दोनों का मास का सम 3m। ये आंसर हो जाएगा इसका, ये बीड का हो जाएगा, बेड लिख दिया बीड, ठीक है। ये हो जाएगा 2/3 L इंटू 1 माइनस cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो इसको 1 वाले। ये हो जाएगा बीड का डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा बीड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप किसी और तरीके से करना चाहते हो तो मैं किसी और तरीके से भी बता देता हूँ, देख लो थोड़ा सा बस। चलो लिख लो पहले इसको। आपको समझ में आया ये L इंटू 1 माइनस cos थीटा कैसे हुआ? ये दो चीजें हैं, इन दोनों के बीच में दूरी ये पेन की लेंथ है, और बाद में इन दोनों के बीच में दूरी ये रह जाती है, तो चले कितने होंगे? दोनों एक दूसरे के रिलेटिव, तो वो पहले वाली माइनस बाद वाली लिखेंगे। अच्छा, आप किसी और तरीके से करना चाहो मोमेंटम वगैरह से, तो उससे भी कर सकते हो, थोड़ा सा बढ़िया है, फिजिक्स के हिसाब से करना चाहिए, सोचना चाहिए वैसे भी। तो मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ यहाँ पे आ गया, ये 2m मास, और ये हमारा m मास का बीड था, और ये एंगल था थीटा। एक्सटर्नल फोर्स x डायरेक्शन में है नहीं, x डायरेक्शन में, तो मोमेंटम x डायरेक्शन का कंजर्व रहेगा। ठीक, और शुरू में मोमेंटम भी नहीं है x डायरेक्शन में, तो बाद में मोमेंटम क्या रहना चाहिए? 0। तो 2m वाला v1 वेलोसिटी से चलेगा मान लेते हैं, और m वाला v2 से। अपोजिट चल रहे हैं यार, तो मैं ना इसको v1 से लिख देता हूं, इसको v2 से लिख देता हूं, और अपोजिट डायरेक्शन पहले ही लिख देता हूं। mv1 ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंटम है, माइनस 2mv2 इज इक्वल्स टू 0। तो v1 इज इक्वल्स टू 2v2, यानी कि 1 वाला जो है वो 2 वाले की तुलना में डबल वेलोसिटी से चल रहा है। यानी 2 वाले की वेलोसिटी अगर 4 है इसकी, तो इसकी कितनी होगी? 8 x डायरेक्शन में। यानी किसी भी टी टाइम में ये मीट करते हैं, तो ये चलेगा कितना? अगर ये चलता है x डायरेक्शन में, तो ये चलता है 2x, और दोनों एक दूसरे के रिलेटिव चलते हैं 3x, जिसमें से x कौन चलेगा? ये, और जिसमें से 2x चलेगा ये, और 3x जो एक दूसरे के रिलेटिव चले हैं वो कितना है? L इंटू 1 माइनस कोस थीटा। उसी प्रकार से पहले L दूरी पे थे, बाद में L कोस थीटा दूरी पे हो गए, तो दोनों चले कितने मिला के? 3x चले, एक बंदा x चला, एक 2x चला, तो 3x चले कि नहीं चले? तो x क्या आ गया यहां से? ये, और बीड कितना चला है? 2x। बीड का कितना जाएगा? 2x, यानी एक x चलेगा, दूसरा कितना चलेगा? 2x। 2x कौन चलेगा? बीड। ये बात मुझे कैसे पता चल रही है? क्योंकि एक की बीड की जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन की, वो हमेशा ही डबल रहने वाली है इससे, तो उतने ही टाइम में वो जितना चलेगा उससे डबल चलेगा, हर वक्त ही डबल वेलोसिटी है। अरे हाँ कि नहीं? सेम फोर्स है, लेकिन मास क्या है? आधा आधा। अरे